इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी, जिला के अध्यक्ष राजा माजरा जी, जिला के कार्यकारी अध्यक्ष भाई मेहला जी, हल्का के अध्यक्ष इंदर ढूल भाई जी, सरोकाप की अखिल भारतीय सरोकाप की अध्यक्ष डॉक्टर संतोष दहिया जी, किसान दल के अध्यक्ष सिंह मंजूरा जी, पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्री धर्मजीत पौड़ा जी, एडवोकेट शशि बालिया जी, एडवोकेट पवन ढुल जी, श्री राजवीर शर्मा जी, मास्टर चंद्रभान जी, श्री श्यामलाल आर्य जी, इंदर पंचाल जी, लाला रमेश कुमार जी, श्री चेतराम शर्मा जी, रामपाल वाल्मीकि जी, ब्लॉक समिति के सदस्य श्री सुभाष चंद्र जी, बहुत ही मान और सम्मान के योग गांव पाई के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार साहित्यकार दोस्तों, मेरे से पहले माजरा साहब ने, डॉक्टर संतोष दहिया ने और अन्य साथियों ने आपके सामने सारी बातें रखी। आज 10 वर्ष हो गए भाजपा की सरकार में देश और प्रदेश में। इस 10 वर्ष में किस किस्म के हालात रहे, हमारे सामने क्या क्या दिक्कत और कठिनाई आई, कौन कौन से वायदे करके भारतीय जनता पार्टी ने देश में सत्ता पे काबिज होने का काम किया, ये सारी बातें आपके सामने माजरा साहब ने रखी। अगर मैं इन बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। साथियों, आज भाजपा ने एक नया नारा दिया, 400 पार की बात करते हैं और उसके साथ साथ मोदी की गारंटी की बात कहते लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी की गारंटी के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि मोदी जी की गारंटी किस बात की है। 10 वर्ष पहले मोदी जी ने 4 बड़े वायदे हमारे बीच में किए थे, जिससे हर व्यक्ति प्रभावित होता था। हर आदमी, हर व्यक्ति इस बात की चिंता था कि अगर ये चारों के चारों वायदे पूरे कर दिए तो देश का हर नागरिक खुशहाल हो जाएगा। पहला वायदा किया था उसका था कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो इस देश से 70 वर्ष में कांग्रेस के लोगों ने जो धन लूट करके देश के बैंकों में जमा करा रखा है, हम उस काले धन को वापस लेकर के आएंगे और हर व्यक्ति के खाते में 10-10 लाख रुपए से 15-15 लाख रुपए जमा कराने का वायदा किया। वायदा बहुत बड़ा था। हर आदमी से कहा था बैंक में खाते खुलाओ, हम आपको पैसा देने का काम करेंगे। लोगों ने मान लिया था कि सरकार बनने के बाद पैसा आ जाए। 10 वर्ष बीत गए। भाई तो बहुत बड़ा नाम है, भाई ने तो फिर हर आदमी के खाते में 10-15 लाख आ गए होंगे कि नहीं आए? बोल के बताओ तो सही, पैसे तुम्हारे खाते में आए हैं कि नहीं आए हैं? किसी के खाते में एक नया पैसा नहीं आया। दूसरा बड़ा वायदा किया था पढ़े लिखे नौजवान साथियों के साथ कि हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। युवा भी भ्रमित हो गया, उसने भी मान लिया
जब मोदी जलसे क्या करता था, युवा साइड में खड़े होकर के मोदी मोदी के नारे लगाते थे और उम्मीद करते थे कि हमें रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। अब तक 30 करोड़ को नौकरी मिलनी चाहिए थी, रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार और नौकरी मिली नहीं। हरियाणा प्रदेश के युवाओं को विदेश में पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। आज कोई गांव हरियाणा का ऐसा नहीं है जिस गांव से सैकड़ों की संख्या में बच्चे विदेश में ना गए। विदेश जाने वाले बच्चे जो नौकरी का वीजा लेकर के जाते हैं, उनके सामने सबसे ज्यादा बड़ी समस्याएं आती हैं। उन्हें इस बात का डर हर वक्त सताता रहता है कि पता नहीं कब तुम्हें पुलिस पकड़ के जेल के अंदर बंद कर देगी, कब तुम्हें उठा करके वापस रिपोर्ट कर देगी। तीसरा बड़ा वायदा था किसान के साथ एमएसपी का कानून बनाएंगे। मालवा जी ने बताया कि इस तरह 3 काले कानून बना दिए। इस तरह के हालात देश में पैदा कर दिए थे। 13 महीने तक किसानों को लगातार दिल्ली के बॉर्डर पे चारों तरफ बैठ कर की सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया था कि वो काले कानून वापिस ले। 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। एक समय ऐसा भी आया था कि जब मैं हजारों साथियों के साथ टिकरी के बॉर्डर पे पहुंचा, वहां जो किसान आंदोलन चला रहे थे, जो नेता इनकी अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा और कहा कि आज चौधरी देवलाल हमारे बीच में होते हैं तो कोई बड़ा निर्णय करते, कोई बड़ा फैसला देते जिससे आंदोलन मजबूत होता और केंद्र की सरकार को सोचने पर मजबूर कर देते। मैंने उसी वक्त प्रेस के लोगों को बुलाया और कहा कि या तो 26 जनवरी तक काले कानून खत्म हो जाएंगे और 26 तक काले कानून खत्म नहीं हुए तो 27 तारीख को विधानसभा से इस्तीफा देकर के किसानों के बीच में आकर के बैठने का काम करूंगा। इनकी लड़ाई को लूंगा। 26 जनवरी को आपको याद होगा, 26 जनवरी को एक ट्रैक्टरी यात्रा निकाली गई और उस ट्रैक्टरी यात्रा में तिरंगा लगा करके पूरी दिल्ली के भ्रमण करना था, दिल्ली के लोगों को जाकर के बताना था। मैं भी उस ट्रैक्टरी यात्रा में गया था। दिल्ली के लोगों में भय पैदा किया गया था केंद्र की सरकार की तरफ से। उन्हें डराया गया था, कहा गया था किसान ट्रैक्टर पे चढ़ करके आएगा, दिल्ली लूट करके ले जाएगा। जब हम दिल्ली में बढ़े तो लोगों ने फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। कहीं मिठाइयां बांट रहे थे, कोई फ्रूट बांट रहा था, कोई लंगर लगा करके ट्रैक्टर यात्रा का स्वागत करने का काम कर रहा था। जब मोदी जी को शाम होते होते इस बात का पता लगा कि ट्रैक्टर यात्रा का तो जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है, तो कैसे आंदोलन बदनाम हो, इसके लिए रात को षड्यंत्र रचा गया। ये कहा गया कि इसमें खालिस्तानी आ गए, लाल किले पे तिरंगे का अपमान कर दिया, वहां खालिस्तान का झंडा फहरा दिया। आंदोलन तोड़ना चाहते थे, लोगों में भ्रम पैदा करना चाहते थे। मुझे रात को बहुत सारे साथियों के फोन आए, मुझे कहने लगे अब तुम अगर इस्तीफा देगा तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, तेरा नुकसान हो जाएगा, किसान आंदोलन टूट रहा है, ये तो खत्म हो रहा है, आप अपने फैसले पे फिर से विचार करो। मैंने उन साथियों से एक ही बात कही कि अगर आप किसानों के हितैषी हैं, अगर आप चाहते हो कि किसान की ताकत बढ़े, ये तीनों काले कानून खत्म हो रहे हैं, एमएसपी का कानून बने, तो फिर जहां मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं आप भी मेरे साथ चलो इस्तीफा देकर के आओ। उनमें से किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई। मैं 27 तारीख को विधानसभा में अपने साथियों के साथ गया और जाकर के स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप करके किसानों के बीच में जाकर के टिकरी के बॉर्डर पर बैठ गया। जहां साथियों तीसरा वायदा भी मोदी ने पूरा नहीं किया। चौथा वायदा था महंगाई खत्म करूंगा, महंगाई कम करूंगा। आज हालात ऐसे, इस 10 वर्ष में महंगाई बढ़ी है। इस 10 वर्ष के अंदर जहां महंगाई बढ़ी है वहां भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, साथ साथ में कानून व्यवस्था भी खत्म हुई है और कानून व्यवस्था के साथ साथ नशा बढ़ा है, अपराध बढ़ा है। आज हर वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। हर कोई सत्ता का परिवर्तन करना चाहता है। भाई के लोग सत्ता का परिवर्तन करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करके मेरे साथ बोलो, परिवर्तन करना चाहते हैं।
जोर से बोलने को परिवर्तन करना चाहते हैं। आवाज फिर भी हल्की है। जोर से बोलने को परिवर्तन करना चाहते हैं। जहां साथियों आप भी परिवर्तन करना चाहते हैं, वहां कुछ लोग आज इस किस्म की गलतफहमियां पैदा करते हैं। मेरे से पहले माजरा साहब ने बहुत खुल करके जिक्र किया कि आप पार्टी का जो उम्मीदवार है, जिसको कांग्रेस का समर्थन है, आज साथियों आपके बीच में आकर के ये कहकर के आप पार्टी का व्यक्ति वोट नहीं मांग सकता कि मैंने आपके लिए कोई लड़ाई लड़ी है। ना कांग्रेस के लोग ये कहकर के आपसे वोट मांग सकते हैं कि हमने 10 साल के राज के अंदर पाई के लोगों के लिए कोई अलग तरह के काम किए। जो आप पार्टी का उम्मीदवार है, कि आपने समझने की जरूरत है, एसवाईएल का फैसला सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा के हक में आया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ लिखा है कि हरियाणा का हिस्से का 35 लाख एकड़ फुट पानी जो है तो सचमुच से हमें मिलना है। वो पानी केंद्र की सरकार नहर बढ़ा करके पंजाब से हरियाणा का हिस्से का पानी लेकर के हरियाणा प्रदेश के किसान को मुहैया कराने का काम करे। जहां आप पार्टी की सरकार पंजाब में है, पंजाब की आप पार्टी की सरकार एक रेजोल्यूशन पास करती है और कहती है, एक प्रस्ताव पास करते हैं और कहते हैं एक बूंद पानी भी हमारे पास फालतू नहीं है, एक बूंद पानी भी हम किसी दूसरे राज्य को नहीं देंगे, हरियाणा को नहीं देंगे। हमें पानी नहीं देते और हमारे यहां करके कहते हैं हमें वोट दे दो। इसका मतलब कांग्रेस की नीयत भी ठीक नहीं है। कांग्रेस भी नहीं चाहती कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी एसवाईएल का मिले। अगर एसवाईएल का पानी हरियाणा को 35 लाख एकड़ फुट पानी मिलेगा तो साथियों सबसे बड़ा फायदा कैथल जिले को होगा, सबसे बड़ा फायदा कैथल के आसपास के इलाके को होगा। जो आज घाघरा का पानी आपके हिस्से का दक्षिण हरियाणा में जाता है, जब एसवाईएल का पानी आ जाएगा दक्षिण हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिल जाएगा तो फिर वो पानी फिर कैथल जिले के गांव में नहर के माध्यम से लगने का काम करेगा। कैथल के लोग किसान होंगे। जो आप पार्टी वाले हैं केवल एक बात फैलाते हैं, कांग्रेस के साथी भी यही कहते हैं और प्रचार करते हैं कि अभय सिंह अगर जीत जाएगा तो भाजपा में चला जाएगा, भाजपा की मदद करेगा। आप उन साथियों से एक बात पूछना कि पिछले 5 बरस से अपोजिशन के अंदर हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी, मैं तो अकेला विधायक हूं, इन 5 वर्षों के अंदर चाहे किसी भी सामाजिक संगठन है, चाहे किसी भी अन्य एसोसिएशन है, जिसको भी सरकार ने परेशान करने का प्रयास किया, उनके साथ जाकर के उनकी लड़ाई में पूर्ण उनका मददगार बना। जब आंगनबाड़ी की वर्कर और आशा वर्कर मिलकर के प्रदेश की सरकार के सामने इस बात को लेकर के डिमांड कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, लड़ने दे रही थी कि हमें भी पक्का किया जाए, हमारा भी मानदेय बढ़ाया जाए, हमें भी संख्या बढ़ाई जाए, उस वक्त में ना तो सुशील गुप्ता आया था, ना उन आंगनबाड़ी और आशा वर्करों के बीच में नवीन जिंदल आया था। अगर उनका सबसे बड़ा सहयोग और समर्थन किसी ने किया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया था। जब गैस नीतियों को हटाया जा रहा था, जब उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा था, जब वाटर कैनन मारा जा रहा था, ना सुशील गुप्ता आया ना नवीन जिंदल आया था। उनके समर्थन में भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता जाकर के खड़ा हुआ था। विधानसभा के अंदर सरकार को मजबूर किया था। अगर सरकार में किसी ने रंगे डालने का काम किया था तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से मैंने उनको सरकार को परेशान करने का काम किया था। वहीं उसके साथ साथ साथियों अनेक ऐसे मौके आए जब गरीब आदमी का नरेगा की रोजी नरेगा में काम करके अपना पेट भरने का काम करता है, उसका 100 दिन का काम 32 दिन पे जाकर के खड़ा किया जा रहा था। नरेगा के लोग जब इस बात की डिमांड सरकार से कर रहे थे, सरकार के साथ अगर किसी ने भिड़ने का काम किया, लड़ने का काम किया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया था। अगर इस भारतीय जनता पार्टी को सरपंचों के ऊपर जब लाठीचार्ज हो रहा था, जब सरपंचों की मांग, जब सरपंचों के अधिकार खत्म किए जा रहे थे, पंचकुला में जब लाठीचार्ज हो रहा था तो
सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से अर्जुन चौटाला की ड्यूटी मैंने लगाई थी। उन पंचायत में सरपंचों के बीच में जाकर के खड़ा हुआ था जहां उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा था। वहीं विधानसभा के अंदर सरपंचों के खिलाफ जिस तरह का व्यवहार सरकार कर रही थी, सरकार को मजबूर किया कि सरपंचों को ज्यादा से ज्यादा फिर से अधिकार दिए जाए। इसके लिए लड़ाई भी मैंने लड़ने का काम किया। अगर फिर उसके बाद किसान आंदोलन की बात थी, चाहे कोरोना काल की बात थी, हर काम के अंदर एक तरफ कांग्रेस के 30 एमएलए थे, एक तरफ मैं अकेला था। 30 सरकार के साथ मिलकर के कहीं ना कहीं सरकार का पक्ष मजबूत कर रहे थे और मैं सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहा था। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हो कि 5 वर्ष लगातार इनके खिलाफ लड़ाई किसने लड़ी है। जहां मैंने ये लड़ाई लड़ी है, मैं आपको बड़ी सभा में एक बात तय करने जा रहा हूं। 25 तारीख को वोट डलना है, वोट का फैसला आपने करना है। मेरा 1 तारीख को नामांकन पत्र है। मैं निवेदन करने आया हूं 1 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना और आपसे एक वायदा करके जाता हूं। साथियों, अगर आपने मुझे चुन करके भेजा, अगर आपने मुझे मेंबर पार्लियामेंट बनाया, तो आपकी आवाज लोकसभा में उठाने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक कांग्रेस वालों का कहने का मतलब है कि मैं भाजपा के पक्ष में चला जाऊंगा, बड़ी सभा में वायदा करके जाता हूं, चाहे किसी भी कीमत हो, चाहे कोई भी बात आ जाएगी, मैं किसी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। राजनीति छोड़ना मुझे धूप के चाटने की आदत नहीं है। मैं पाड़े नहीं बदला करता। मैं जो बात कहता हूं उस बात को निभाने का काम करता हूं। मैंने कभी नफा और नुकसान नहीं देखा है। अगर नफा और नुकसान देखता तो साथियों फिर किसान आंदोलन के अंदर विधानसभा से इस्तीफा नहीं देता, फिर मैं औरों की तरह पीठ दिखा करके खड़ा हो जाता। क्योंकि मैंने लोगों के बीच में बात कही थी कि अगर 26 तारीख तक काले कानून वापस दिए तो 27 को इस्तीफा दे दूंगा। विधानसभा के सदस्य से इस्तीफा देना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। गांव के पंच के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति भी गांव जाकर के भी अगर उससे मांग करे कि तेरे इस्तीफे से गांव को फायदा होगा, तो पंच के पद पे बैठा आदमी भी 100 दफा सोचता है कि कहीं तेरे इस्तीफे से तेरा नुकसान ना हो जाए, गांव का फायदा फिर देख लेंगे। इसलिए साथियों, आपने सोचना है कि कौन आपका है कौन पराया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस का सर्वे सर्वा है, आज सरेआम भारतीय जनता पार्टी की मदद में लगा हुआ है। 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा था, कभी किसी काम में नहीं गया। हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक के साथ भेदभाव करने का काम किया था। आज कैसे कांग्रेस वाले कैसे हुड्डा भाजपा की मदद कर रहा है, ये बात आपके समझने की है। आपके साथ लोकसभा क्षेत्र करनाल का है। करनाल के अंदर आम बच्चे की जबान पे एक बात थी कि अगर मनोहर लाल खट्टर को कोई हराने में सक्षम है, कोई उसको टक्कर दे सकता है, कोई मनोहर लाल खट्टर को चुनाव हरा सकता है, तो आम आदमी की जबान पे ये बात थी कि वीरेंद्र सिंह मराठा जी जो है वो उसको चुनाव हरा सकते हैं। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथियों को टेलीफोन करके ये बात कही थी कि तुम वीरेंद्र सिंह मराठा को टिकट दो। अरे वीरेंद्र सिंह मराठा को अगर आप टिकट दे करके भेजोगे तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी बिना किसी शर्त के समर्थन देने का काम करेगी ताकि मनोहर लाल खट्टर चुनाव हार जाए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वीरेंद्र सिंह मराठा को टिकट देने की बजाय एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो पीओ मुजरिम है, जो भगोड़ा है, जिसके ऊपर मुकदमे है और जिसको पुलिस ढूंढ रही है। जब भी वोट मांगने निकलेगा पुलिस पकड़ के ले जाएगी, सीधे तौर से उसकी मदद करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ मैंने कल ही वीरेंद्र सिंह मराठा जी को कहा कि आप चुनाव लड़ो, आप नॉमिनेशन फाइल करो। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता आपके साथ करने से करना मिला करके उस चुनाव में आपको जिताने का काम करेगा। मैं साथियों बन तो बहुत था कि आपसे बहुत सारी बातें करूं, अभी 3-4 प्रोग्राम और बाकी है, इसलिए आपसे याद जाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि 1 तारीख को सारे साथी मेरा फार्म भराने आओगे सारे फार्म भराने के लिए। और पाई गांव और सुनो एक बात और बता देता हूं, तुम्हारा और हमारा यहाँ राजनीतिक रिश्ता है और तुम्हारी और हमारी एक रिश्तेदारी भी है। रिश्तेदारी का पता है कि ये तुम्हें मैं पूछूं पता है, बात खड़े करके बताइए पता है तुमने रिश्तेदारी का नहीं है पता। मेरी बहन जो है सबसे बड़ी वाली वो बुढ़ार में घोड़ों में ब्याही हुई है। 2 दिन के एक दिन का नाम तो सुन रखा होगा,
तो उनके बेटे से मिल जाए तो भाई तो मेरा वैसे भी अधिकार है, तुम तो मेरे रिश्तेदार हो, हालांकि एक एक वोट मुझे लेना चाहिए। वोट चाहिए तुमसे भाई, दो भाई मेरे सामने खड़े हैं, इनकी कुर्सी थाने रखवा में रखे जब तुम उनकी बात करो। तो उम्मीद करूंगा कि सारे एक एक वोट दे करके जिताओगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।